जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन और 4 डीमन लेबर ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर एक बुढ़े आदमी भागा भागा आते हुए कहता है, सर मैं यांग जिंगांग हूं और मैं 100 साल से यहाँ के इंचार्ज रहा हूं। जो सुनकर रेड हुड डीमन कहता है, क्या तुम्हारे जैसे एक बॉर्न टेम्परिंग कल्टिवेटर यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा है? जो सुनकर यांग जिंगांग कहता है, सर लेबर ऑफिस में जिंदा रहना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। या तो बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बॉनी की तरह नीचे पड़े रहना पड़ेगा। और फिर हंसते हुए कहता है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो कि 100 साल से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं किया है। मैं हमेशा से ही एक बॉनी की तरह नीचे पड़े रहा। मेरे पास अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कोई भी तरकीब नहीं है। जब ये लोगों ने देखा मेरे पास उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जाने दिया। और जबकि मैं यहाँ पर सबसे लंबे समय से रह रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस जगह के इंचार्ज बना दिया गया है। जो सुनकर जूफेन कहता है, अगर मैं यहाँ पर होता तो फिर मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही पीट पीट कर बाहर निकल दिया होता। तो फिर तुम क्यों यहाँ पर मरने के इंतजार में रह रहे हो? जो सुनकर यांग जिंगांग कहता है, अफसोस तुम्हारे जैसे यांग लोग इस चीज को बहुत ही आसानी से सोचता है। यहाँ पर जितने भी लोग लेबर ऑफिस में काम करती है, उनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है और वो लोग फॉर्मेशन को खोलने की तरकीब भी नहीं जानते हैं। तो फिर वो लोग इतनी आसानी से कैसे यहाँ से बच सकते हैं? और फिर दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम आपको भागने के लिए यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देंगे। ये सिर्फ केवल आपके ऊपर निर्भर करती है, आप इसे समझ पाती है या फिर नहीं। स्वर्ग और धरती बहुत ज्यादा निर्दयी है। वो सभी लोगों को एक मूर्ख कुत्ते की तरह सोचता है और हम सिर्फ जिंदगी और मौत की सामना करने के लिए पैदा हुए हैं। तुम यहाँ से बच सकते हो या फिर नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। एक बार जब आप इस पीड़ा के समुद्र से बच जाएंगे, तब आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। और उसकी बातों को सुनकर जूफेन सोचने लगती है, इस बूढ़े आदमी को वाकई में हेवन और धरती के मार्की की समझ है। दूसरी तरफ ओल्ड आदमी भी सोचता है, मैं बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया है। और फिर जूफेन की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहता है, उफ सज्जनों, बातों बातों में बहुत समय बीत चुका है और मुझे अब भी पता नहीं है मैं आप लोगों को क्या बुलाऊं और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनकर रेड हुड डीमन कहता है, ओ क्या हम लोग अभी तक बताया नहीं? और फिर अपनी स्टाइल में आते हुए कहता है, ओल्ड आदमी, हम लोग मोसी सेक्टर के यीशु लिंगफेंग, सुंदर और अनियंत्रित डीमन डाओ लिंगजी और मोसी सेक्टर के 4 घोस्ट डीमन है। हम लोग सेक्टर के उपाध्यक्ष के रूप पर काम करते हैं। जो सुनकर यांग जिंगांग ग्रीट करते हुए कहता है, ये तो हमारी उपाध्यक्ष निकला। मुझे दूर से तुम लोगों की याद आई और मुझे आशा है कि तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। मैं तुम लोगों को सही तरफ से ग्रीट भी नहीं कर पाया। हालांकि मुझे नहीं पता तुम सभी एल्डर यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर रेड हुड डीमन जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर आने के मुख्य कारण यह है, किसी कारणवश हमारे बटलर जूफेन ने सेक्टर लीडर को नाराज कर दिया है, जिस वजह से उन्हें लेबर ऑफिस में पदोन्नत किया गया है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े समय यहाँ पर रहने के बाद मैं जल्दी वापस जाऊंगा और उनसे पूछूंगा ऐसा उसने क्यों किया। और इस समय तुम्हें बटलर जूफेन का बहुत अच्छी से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर मैं आकर तुम्हें सबसे पहले पकड़ूंगा। जो सुनकर यांग जिंगांग ग्रीट करते हुए कहता है, चिंता मत करो 4 सज्जनों, मैं शी जुओ को कभी भी शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन लेबर ऑफिस के अंदर कुछ लोग हैं जिनको कि मैं ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर जूफेन सोचने लगती है, लगता है लेबर ऑफिस में कुछ न कुछ तो जरूर है। जो सुनने के बाद रेड हुड डीमन यांग जिंगांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। समय आने पर तुम हम चारों गुरु के नाम बता देना। जो सुनकर जूफेन कहता है, क्या मुझे भी मुश्किल वक्त में तुम्हारे नाम बताने की जरूरत है? जो सुनकर वो चारों डीमन ही जोर जोर से हंसने लगती है और फिर नाचते हुए कहता है, बटलर जुओ से ही है। बटलर जुओ की क्षमता के बावजूद हम चारों भी उनके देखभाल करने की योग्य नहीं है। जिसके बाद वो चारों डीमन कहता है, तो फिर आप यही रुके और हम चारों को पता लगाने दे वहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद जूफेन कहता है, ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे ही कुछ तरकीब ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इन सभी चीजों को ओल्ड जिंगांग बहुत ही गहराई से देखने लगती है। और दूसरी तरफ जूफेन सोचता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन ये चारों घोस्ट मेरी देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहता है, अफसोस मिस्टर जुओ इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद यहाँ पर आना पड़ा। मैंने बहुत सारे ताकतवर लोगों को देखा है जिन्हें इस लेबर ऑफिस में पदोन्नत किया गया था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें किसी जुओ की तरह देखभाल किया जाता है। जो सुनकर जूफेन उसकी तरफ देखने लगती है और फिर ग्रीट करते हुए कहता है, महामहिम ये जूफेन आज से आपको मिस्टर यांग कहेगा। जो सुनकर यांग जिंगांग जूफेन को मना करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो? मैं इसे लेने की कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। ये ओल्ड सिर्फ हड्डी और मांस से बनी हुई एक आम आदमी है, लेकिन आप तो एक
भगवान है। जिसके बाद जूफेन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जूफेन दूसरों की सम्मान करता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी सम्मान किया जाता है। और हालांकि आपकी कल्टीवेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ग्रेट दाओ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है और इसके बारे में आपकी समझ बहुत ज्यादा गहरी है। अगर आपकी कल्टीवेशन में सुधार किया जाता है तो फिर आपकी फ्यूचर बहुत ज्यादा अनबीटेबल होगा। आप फ्यूचर में बहुत अच्छी मास्टर बन सकते हैं। जिसके बाद जूफेन अपनी कपड़ों के अंदर हाथ डालती है और फिर एक पील बाहर निकलकर उसे देते हुए कहता है ये एक टोंगटिंग गोली है जिसे आप घर पर लाते हैं। इसकी मदद से आप आपकी मांस और हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पाएंगे और आपको आधे प्रयास के साथ कल्टीवेशन करने में मदद कर सकती है। भविष्य में मैं आपके साथ स्वर्ग के मार्किये के बारे में जरूर बातें करूंगा। और उस पील को पाकर वो ओल्ड आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहता है क्या ये तो 10th लेवल की अमृत है। जो सुनकर जूफेन कहता है यांग जिंगांग तो वाकई में बहुत ज्यादा जानकार है। भले ही वो बोन टेम्परिंग के राम में है, लेकिन फिर भी उसने 10th लेवल की पिल को देखकर ही पहचान लिया। जो सुनने के बाद वो ओल्ड आदमी कहता है मैं पहले एक नौकर के तौर पर पिल हाउस में काम करता था, जहाँ पर मैं पिल मेकर की मदद करता था और वहाँ पर ही मैंने 10th लेवल की पिल को देखा था। लेकिन ये सिर्फ एक बार था और तब मैंने सोचा था मैं कभी भी इसे नहीं देख पाऊंगा। जिसके बाद वो थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद चमकते हुए आंखों के साथ जूफेन से कहता है जब मैं और श्री जुओ पहली बार मिले तब आप पहली मुलाकात में ही मुझे इतनी अच्छी उपहार दिया। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और आपकी उपहार को लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो सुनकर जूफेन एक अलग ही रिएक्शन देते हुए कहता है कोई बात नहीं, ये ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। और फिर वो ऐसे जाते हुए कहता है मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। जो सुनकर वो ओल्ड आदमी कहता है क्या कहा आपने, आपके पास ऐसे बहुत सारे 10th लेवल की पिल है? अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे 10th लेवल की पिल है तो फिर आप क्यों डीमन स्कीमिंग सेक्टर में आए हैं? जो सुनकर जूफेन जाते जाते उससे कहता है जब आप इसके लिए मजबूर है तो फिर यह पिल आपको बचा नहीं सकता है। और फिर यांग जिंगांग से कहता है एल्डर युआन आपसे मैं कहाँ पर रहूंगा। जिसके थोड़े समय के बाद हमें जुआनटियान सेक्टर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वैली और फूलों से भरे हुए एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वैली के अंदर फेरी शुई अपनी कुछ लोगों के साथ खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था। आपको तो पता ही है प्रिंसेस हान के साथ फाइट करने के दौरान फेरी शुई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जहाँ पर हमें एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहता है एल्डर जू क्या बड़ी बहन फेरी शुई की हालत इतनी ज्यादा बुरी है जो इतनी समय बीत जाने के बावजूद अब तक हील भी नहीं हो रहा है? इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? क्या हमें पिता और हाई वेनरेबल को बुलाना चाहिए? जहाँ पर वो एल्डर कहता है यंग मास्टर यहाँ पर वो सभी लोग वाटर, फायर, एयर, वुड इन चारों एलिमेंट को दर्शा रहा है और इन एलिमेंटल पावर को हेवन से जुड़कर हेवनिक एनर्जी में बदल रहा है, जिसके बाद ये धरती के साथ जुड़कर इस चक्र को पूरा कर देगा और इस महान चक्र की मदद से फेरी शुई रोहुआ की हालत कुछ ही समय में सुधार हो जाएगा। इसलिए इस छोटी सी मामले में सेक्टर लीडर और दूसरे लोगों को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके थोड़े समय के बाद ही हमें फेरी शुई रोहुआ को हील होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देख के सभी लोग ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर फेरी शुई रोहुआ सभी लोगों से थैंक यू करते हुए कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर सिस्टर, तुम लोगों की वजह से अब मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ। जो सुनकर वो लोग कहता है सीनियर सिस्टर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी फेरी शुई रोहुआ के छोटे भाई आगे आते हुए कहता है सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है? जो सुनकर फेरी शुई हंसते हुए कहता है हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद ही जिस चीज का हम सभी लोगों का इंतजार है वो चीज सामने आ जाती है। हमारी चू किंगटियान आगे आते हुए कहता है सीनियर सिस्टर जबकि आप ठीक है इसीलिए मैं कल्टीवेशन करने के लिए वापस जाना चाहता हूँ। इसी के साथ ही सेकेंड सीजन में हमें पहली बार चू किंगटियान यानी कि सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है।